एससीजे लाइव में आपका स्वागत है। हम लोग शुरू कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2024 को ध्यान रखते हुए अर्थशास्त्र के बीबीआई क्वेश्चंस। चैप्टर 1 है ये। चैप्टर 1 के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज देखेंगे हम लोग, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। फिर पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 वीडियो आएंगे, उसमें आपको सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहें। पहला क्वेश्चन है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। देखिए, कोई भी देश अगर डेवलप करता है तो उसका डेवलपमेंट का मुख्य आधार होता है विकास। डेवलपमेंट को विकास ही कहते हैं। तो कोई भी देश अगर डेवलप कर रहा है तो मुख्य उसका आधार होता है विकास करना। तो विकास करना, डेवलप करने में आप देखिए ध्यान से, प्रति व्यक्ति आय भी इंपॉर्टेंट है। पर कैपिटा इनकम, एक व्यक्ति जितना कमाएगा उसके कमाने की प्रवृत्ति बढ़ती है, अधिक वो कमाने लगता है, अधिक उसका इनकम होने लगता है, तो कंफर्म है कि देश का भी डेवलपमेंट होगा। औसत साक्षरता दर, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन बढ़ेगा, जितना एजुकेशन बढ़ेगा उतने लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, उतने लोगों में आय का स्तर बढ़ेंगे, उतने लोगों में सब चीजें बढ़ेगी। यानी एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है और साथ साथ में स्वास्थ्य भी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम लोग इसका आंसर में उपरोक्त सभी की तरफ जाएंगे। तो आपको समझ में आया उपरोक्त सभी क्यों दिया हुआ है, ये क्यों लगा हुआ है? क्योंकि किसी भी देश के विकास के लिए ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है। प्रति व्यक्ति आय भी होनी चाहिए, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो देश में ज्यादा पैसा लोगों के पास आएगा। जब ज्यादा पैसा लोगों के पास आएगा तो ज्यादा खर्च करेंगे, जब ज्यादा वो खर्च करेंगे तो देश के लिए जीडीपी बनेगा, देश का आधार बनेगा, और देश के डेवलपमेंट में ही तो खर्च होगा। हम लोग टैक्स देंगे सरकार को। आपको पता है, आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति अगर कोई कार खरीदता है, देखिए क्या होता है डेवलपमेंट, या क्या, अगर एक व्यक्ति कोई कार खरीदता है, अगर उस कार का कीमत 10 लाख रुपया है तो पता है आपका, इसका 50% पैसा सरकार को पास जाता है। कैसे जाता है? तो सरकार के पास जाता है टैक्स के माध्यम से, सरकार के पास जाता है इंश्योरेंस के माध्यम से, सरकार के पास जाता है रोड टैक्स के माध्यम से, सरकार के पास जाता है सेल टैक्स के माध्यम से। पता है उस कार का एक्चुअल प्राइस मात्र 3 लाख 4 लाख होता है। वो कंपनी जो है 3-4 लाख में ही कार बना लेती है, 5 लाख में ही कार बना लेती है, लेकिन उसको बेच 10 लाख रुपए में इसलिए होती है क्योंकि कई तरह के टैक्स बढ़ जाते हैं। तो सरकार तो ये चाहेगी कि ज्यादा ज्यादा कार बिके, और ज्यादा कार कौन खरीद सकता है? जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तभी ज्यादा कार खरीदेगा, नहीं प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा। तो इसलिए हम लोग प्रति व्यक्ति आय की इंपॉर्टेंट। साक्षरता, साक्षरता भी इंपॉर्टेंट है भाई। एजुकेशन बढ़ेगा तभी तो आप नए नए काम सीख पाएंगे, नए नए काम कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाजा से किस देश की स्थिति सबसे बेहतर है। देखिए, ये मानव विकास के लिहाजा से स्थिति बेहतर है बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल। अगर ये 4 ऑप्शन में होता भारत, तो हम लोग भारत की तरफ जा देंगे। ऑप्शन में नहीं है इसलिए हम लोग श्रीलंका की तरफ जाएंगे। क्या कह रहे हैं? मानव विकास, अरे मानव का डेवलपमेंट। वैसे श्रीलंका का स्थिति जो है पिछले कुछ दिनों में खराब हुआ है। आपको पता होगा, वहाँ श्रीलंका के कई 2 प्रधानमंत्री और वहाँ के राष्ट्रपति थे, दोनों भाई थे, उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ा और उन्हें भागना पड़ा था। लेकिन उसके पहले की किताब हमें छपा हुआ है, इसलिए हमको श्रीलंका आंसर मिला, तो हम लोग श्रीलंका लगाएंगे, ठीक है, अगर ये चारों ऑप्शन रहेगा। अगला सवाल कह रहा है कि मान लीजिए एक देश में 4 परिवार हैं। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपया है। 4 परिवार है, 5,000 कमा रहा है। ध्यान से देखिए, 4 परिवार 5,000 कमा रहा है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000 है, 7,000 है और 3,000 है, यानी एक 3 परिवार, एक 4,000 कमा रहा है, एक 7,000 कमा रहा है और एक 3,000 कमा रहा है, तो चौथे परिवार की आय क्या होगी? देखिए, अब आपको समझना पड़ेगा कि प्रति व्यक्ति आय कितना है? 5,000। तो ध्यान से देखिए, टोटल आय कितना हो जाएगा? अगर प्रति व्यक्ति आय जाएंगे 4 परिवार का, तो 5 गुना 4 यानी 20,000। 20,000। और यहाँ हो कितना रहा भाई? 7, 3 10 और 4 14,000। तीनों आदमी को मिला देंगे अगर हम लोग ये, तो कितना हो रहा है? 14,000। यानी 14,000 हो रहा है 3 आदमी मिला के। तो एक और परिवार जो बच रहा है वो 20,000 में कितना कमाएगा भाई? तो 6,000 कमाएगा, तभी तो 20,000 होगा। अब ये कैसे हुआ भाई? ये प्रति व्यक्ति आय अनुमानित है 5,000। इसका मतलब ये नहीं हुआ, कतई नहीं ये होता है कि हर एक आदमी 5,000 कमाएगा।
औसत आय 5,000 रुपया है। इसका मतलब ये है कि 4 परिवार का टोटल आय अगर 20,000 है तो 4 परिवार मिल के 20,000 कमा रहा है, तो पहला परिवार 4,000 कमा रहा है, दूसरा परिवार 7,000 कमा रहा है, तीसरा परिवार 3,000 कमा रहा है, तीनों मिल के 14,000 कमा रहे हैं और पूरा आय 20,000 है। यानी चौथा परिवार जो बच रहा है तो उसका आय 6,000 रुपया होगा। तो 6,000 कैसे आया आंसर, आपको पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह देश क्या होता है, विकसित देश होता है। स्वाभाविक रूप से देखिए हम अभी बोले कि अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, तो उस देश में लोग ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा वर्क करेंगे, तो ज्यादा रोजगार उपलब्ध होगा, ज्यादा रोजगार उपलब्ध होगा तो सरकार को ज्यादा टैक्स जाएगा, सरकार को ज्यादा टैक्स जाएगा तो देश विकसित करेगा। उस देश को हम लोग विकसित देश कहते हैं। भारत में भारत जो है विकसित देश क्यों नहीं बन पा रहा है, क्योंकि यहाँ एजुकेशन भी खराब है, यहाँ का पर कैपिटा इनकम भी खराब है। आज हमारे देश में आप किताब पढ़े ही होंगे, आपको बहुत दुख लगता है कि 1,000 रुपया 1,200 रुपया कमाने वाले लोगों को विकासशील मतलब गरीबी रेखा से ऊपर गिन लिया जाता है। अब सोचिए एक महीना में 1,000 रुपया में 1,200 रुपये में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ना चाहिए। पर कैपिटा इनकम जैसे बढ़ेगा वो कैसे बढ़ सकता है, तो स्वरोजगार से बढ़ सकता है, आत्मनिर्भर भारत जो सरकार ने चला के रखा है उससे बढ़ सकता है, कई और सारे परियोजनाएं बढ़ सकते हैं, कई प्राइवेट जॉब से बढ़ सकते हैं, कई तरह के चीजें से बढ़ सकते हैं, नई तकनीक का सीखने से बढ़ सकता है, नए स्किल सीखने से बढ़ सकता है, कई तरीके से बढ़ सकता है। लेकिन वो बढ़ाने के लिए सरकार को, समाज को और व्यक्ति को सतत रूप से प्रयास करना पड़ेगा। तो अगर पर कैपिटा इनकम अधिक है, प्रति व्यक्ति आय इनकम अधिक है, तो वह विकसित देश की श्रेणी में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, भारत किस राज्य के प्रति आय कम, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है। देखिए ये कंफ्यूजन, कभी भी आय की बात आए, प्रति व्यक्ति आय की बात आए, तो आप देखिए किस जगह पे जनसंख्या का घनत्व अधिक है, किस जगह पे जनसंख्या का घनत्व अधिक है और राज्य में रोजगार के साधन कम उपलब्ध हैं, रोजगार के साधन कम उपलब्ध हैं। तो आप देखिए ध्यान से, उड़ीसा और 2 बार उड़ीसा लिख दिया गया, उड़ीसा में जो है वो जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा नहीं है, मध्य प्रदेश में वही स्थिति, केरल में साक्षरता दर बहुत अधिक है। तो बिहार में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, अधिक जनसंख्या है और रोजगार के संसाधन बहुत कम है, इसलिए प्रति व्यक्ति आय कम है। ये स्वाभाविक रूप से होना है, रोजगार के स्तर घटेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपको देखने को मिलेगा कि वहां प्रति व्यक्ति आय घट जाएगी, क्योंकि ज्यादा जनसंख्या रहेगा, काम कम रहेगा, तो कम ही दाम में लोग काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि लोगों को अपना घर चलाना है, गृहस्थी चलाना है। आपको पता होना चाहिए कि चाइना में कम दाम में प्रोडक्टिविटी क्यों हो पाता है, चाइना का सामान सस्ता क्यों मिलता है, क्योंकि वहां की जनसंख्या अधिक है और वहां कम दाम में लोग काम करने के तैयार हो जाते हैं। वहां आज भी 100 रुपये 150 रुपये पर डे के हिसाब से लोग काम कर लेते हैं, जो कि भारत में देखिए 400 500 600 1000 2000 तक की पर डे का हिसाब से होता है। मजदूरी की हम बात कर रहे हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, देखिए राष्ट्रीय आय का आकलन करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ये क्या है भाई, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मतलब है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन SCO। ये एक संगठन है जो प्रत्येक जिला में एक इसका ऑफिस होता है और इसका मुख्य रूप होता है कि एक साल दर साल में आय का आकलन करना, देश के आय को आकलन करना, और ये मुख्य रूप से देश के आय को आकलन करके जो है सभी लोगों को बताती है, देश की अर्थव्यवस्था प्रवेश करती है। 3-3 महीना में डाटा भी देती है, कभी कभी 6 महीना में डाटा देती है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। निम्न में से कौन हमारे रहन सहन का स्तर को प्रभावित करता है, देखिए सिंपल सी बात है, रहन सहन का स्तर कौन प्रभावित कर, स्वास्थ्य स्तर। स्वास्थ्य तो प्रभावित करेगा, लेकिन स्वास्थ्य आप ठीक कर सकते हैं कब, जब आपके पास प्रति व्यक्ति आय है। शैक्षिक स्तर भी प्रभावित करेगा, अगर आपका शिक्षा खराब रहेगा तो रहन सहन आपका खराब हो जाएगा। जीवन प्रत्याशा, जीने का जो दर है वो भी प्रभावित करेगा। लेकिन आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इस 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन टिक लगाना है, तो सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा प्रति व्यक्ति आय। वह कहेंगे आप क्यों सर, क्यों, देखिए अगर आपका प्रति व्यक्ति आय कम रहेगा
तो आपका स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा, क्योंकि भाई आय नहीं है तो आप बीमारी पे खर्च कहाँ से कर पाए, खाने का नहीं होगा तो हल्का सा बीमार पड़ गए आप मर जाएंगे। प्रति व्यक्ति आय कम रहेगा तो शिक्षा भी नहीं सुधरेगा, लेकिन प्रति व्यक्ति आय बढ़ गया तो शिक्षा भी बढ़ जाएगा, स्वास्थ्य भी बढ़ जाएगा, और जीवन प्रत्याशा अपने आप बढ़ जाएगा, यानी जीने का जो प्रत्याशा दर है वो अपने आप बढ़ जाएगा। तो सबसे जरूरी क्या है, सब प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, आगे बढ़िए। किसी तरह का क्वेश्चन में प्रॉब्लम का आप कमेंट करें, हम आपका कमेंट पढ़ के सोल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय आय में क्या शामिल किया सकते हैं, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या शामिल है, वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, वस्तुओं का मूल्य, सेवाओं का मूल्य, वस्तु और सेवाओं का मूल्य, और इनमें से सभी। देखिए ये क्वेश्चन में इनमें से सभी देने का मतलब ही नहीं था, ऑप्शन ही गलत दिया है। वस्तुओं का मूल्य, सेवाओं का मूल्य, और तीसरा ऑप्शन है वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य दे दिया है, तो ये और ये यहीं तो आ गया, तो इस ऑप्शन का जरूरत ही नहीं था। ठीक है, तो इसका हम लोग कहेंगे वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। वस्तु का मतलब जो वस्तु पर हम लोग टैक्स लगाते हैं, जो वस्तु व्यक्ति हम लोग खरीदते हैं, जैसे ये पेन हमारे पास है, हमारा लैपटॉप है, हमारा माइक है, हमारा कैमरा है, हमारा ये है, हम लोग पढ़ा रहे हैं तो ऑफलाइन में तो हमारा बोर्ड है, ये है वस्तु। सेवा जो हम पढ़ाने के लिए आपसे पे कर रहे हैं, मान लो हम लोग ऑफलाइन में पढ़ा रहे होते हैं तो एक फी लेते हैं, जहाँ सेवा दे रहे हैं, उस सेवा के बदले आप हमें देख रहे हैं, आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप हमें सब्सक्राइब करेंगे, तो वो इस सेवा के बदले जो राष्ट्रीय, ये भी एक प्रकार का इनकम का एक स्रोत हो जाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति बेहतर है। देखिए मानव विकास, सेम क्वेश्चन घूम गया वो, तो इसमें श्रीलंका होगा। ठीक है, एक बार फिर से घूम गया क्वेश्चन। देश की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है। देखिए देश की उन्नति में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है आर्थिक क्रिया का। देखिए मानव तो काम करता ही करता है, सामाजिक मानव में आ जाता है, तो आर्थिक क्रिया जो पैसा बनाए, ऐसा काम जो पैसा बनाए, अर्थ धन अर्जित करे, वो क्रिया देश की उन्नति करेगा। अब मान लो एक आदमी बहुत काम कर रहा है, सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा है, मानव क्रिया कर रहा है, पसीना पसीना निकल रहा है, और 1 भी रुपया नहीं मिल रहा है इसको। अब जब 1 रुपया नहीं मिलेगा वो तो भूखे मर जाएगा, वो खर्च कहाँ करेगा, जब वो खर्च ही नहीं करेगा तो देश के जीडीपी कैसे बढ़ेगा, देश को टैक्स कहाँ से मिलेगा। तो आर्थिक क्रिया जब आर्थिक अर्थ रूप से, धन के रूप से मजबूत होगा तो वो बहुत ज्यादा विकास करेगा, उन्नति करेगा देश। मानव विकास सूचकांक, उसका संक्षिप्त नाम क्या है, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको हम लोग मानव विकास सूचकांक कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आगे बढ़िए। बोल रहा है कि 1000 जीवित बच्चों में 1 वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों का अनुपात क्या कहलाता है। देखिए ये 1000 जीवित बच्चे में 1 वर्ष से कम उम्र में मरने वाले बच्चों का आयु क्या कहलाता है। कभी कभी देखिए भारत में ये बहुत गंभीर प्रॉब्लम है कि बच्चों में स्वास्थ्य का स्तर बहुत खराब होता है, माँ को सही से पोषक स्तर नहीं मिल पाता है, तो पोषक स्तर की कमी होने के कारण क्या होता है, कभी कभी गर्भावस्था में कम एनर्जी मिलता है, और इस एनर्जी कम मिलने के कारण कभी कभी बच्चे जन्म तो ले लेते हैं, लेकिन जन्म लेने के बाद उनके शरीर में बहुत कमजोरी होती है और वो मर जाते हैं। आप सुने होंगे कुछ बच्चे को शीशा के अंदर डाल के रखा गया, फिर 10 दिन 20 दिन 30 दिन 40 दिन 50 दिन रहा और वो मर गया, तो इसको हम लोग शिशु मृत्यु दर बोलते हैं। ठीक है, शिशु मृत्यु दर। अगर बच्चा 1 साल से कम उम्र के पहले मर गया, 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 11 महीना तक मर जाता है, तो उसको हम लोग शिशु मृत्यु दर में काउंट करते हैं, और भारत में शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में जन्म दर संभावित आयु कितनी है। मानव विकास रिपोर्ट वही जो हम लोग पीछे पढ़े, HDI 2018 के रिपोर्ट के अनुसार, 2018 का रिपोर्ट कह रहा है। ठीक है, क्योंकि नया रिपोर्ट हमारे पास आया ही नहीं है तो हम लोग कैसे करेंगे। भारत में जन्म के संभावित आयु क्या है, जन्म के समय संभावित आयु क्या है। अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है उस समय उसकी जिंदा रहने की उम्र कितना है, तो 68.8 ईयर, यानी सोचिए हम लोग 69 साल ही जिंदा रह सकते हैं संभावित आयु के अनुसार। इसका मतलब आप 60 साल होने के बाद बीमारी आना शुरू हो जाता है, 61 62 63, कोई 70, कोई 75, कोई 72, कोई 73। पहले क्या थी 90 साल 100 साल। तो ये क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा
प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ रहा है, हमारा स्वास्थ्य नहीं सुधर रहा है, हमारा शिक्षा नहीं सुधर रहा है। इन कारणों से ऐसा देखने को मिल रहा है। आगे मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार मानव विकास रैंकिंग क्या है। तो ये भारत का जो रैंकिंग है मानव विकास, बहुत दुखद बात है। आप ध्यान देखिए, कम से कम समझना चाहिए हमें, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं हम या सामाजिक विज्ञान के सोशल साइंस पढ़ रहे हैं। देखिए हम लोग 130वां नंबर पे आ रहे हैं, समझ रहे हैं, 130 नंबर पे आ रहे हैं। मतलब हम लोग से भी कमजोर खराब और लोग हैं, लेकिन हम लोग का भी स्थिति उतना अच्छा नहीं है, यानी हम लोग का विकास दर बहुत कमजोर है। मानव विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव विकास का मुख्य उद्देश्य है जीवन स्तर में सुधार। देखिए मानव कभी विकास करेगा तो क्या चाहेगा? अपना जीवन बदले। ऐसा थोड़ी कहेगा समाज का जीवन बदले, ऐसा बहुत मुश्किल है भाई। अपना जीवन बदले, जब अपना जीवन कोई व्यक्ति बदलेगा तो साथ साथ में समाज का भी जीवन बदलेगा। आप बताइए कैसे? देखिए मान लीजिए एक आदमी अपना जीवन बदलने के लिए साइकिल में चल रहा था पहले, अब साइकिल से क्या किया, वो बाइक ले लिया। ठीक है, तो बाइक लिया भाई, तो बाइक तो पेट्रोल से चलेगा, तो पेट्रोल डलाएगा वो। अब ऐसे थोड़े कि बाइक लिया पेट्रोल टंकी खोल लेगा वो, पेट्रोल टंकी नहीं खोलेगा ना भाई, तो पेट्रोल तो डेली डलाएगा वो। तो एक पेट्रोल बैठने वाला जो पेट्रोल टंकी है उसका इनकम बढ़ गया, क्योंकि वो आदमी डेली 1 लीटर मान लो अनुमानित पेट्रोल डाल रहा है। फिर वो गाड़ी खराब होगा, मिस्त्री पास जाएगा, ये करेगा वो करेगा। यानी अपने जीवन में सुधार करने के साथ साथ सतत रूप में वो सामाजिक जीवन में भी सुधार कर लेता है, और इसीलिए समाज डेवलप करने लगता है, देश विकास करने लगता है। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दिए, सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पर ध्यान दें, पढ़ें, रिवीजन करें, स्क्रीनशॉट लेके रखें, कुछ दिक्कत हो तो पूछें। हम लोग धीरे धीरे हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट पार्ट इसका हम लोग जल्द ही लेकर आएंगे और जल्द ही अपलोड करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू SCG लाइव में आने के लिए और वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।